मित्रों, शादी के एल्बम और मेंस आंसर राइटिंग में क्या समानता है? तो समानता ये है कि सबको दूसरे का एल्बम या दूसरे का जवाब देखना पसंद नहीं, सिर्फ खुद का देखना पसंद है। जबकि दूसरे के जवाबों को देख के ही आप उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी मैंने कुल मिला के बहुत सारे स्टूडेंट की आंसर कॉपी चेक की और उसमें से क्या-क्या गलतियाँ हैं, कुल मिला के ये 120 स्लाइड का पूरा प्रेजेंटेशन है। 1 घंटे का ये वीडियो बनेगा। अब मैं आपको समराइज़ करूँ कि कुल मिला के 5-6 बड़ी गलतियाँ क्या थी। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन वही घिसा-पीटा पीटी 725 जैसा, रिसेंटली दिस हैपेंड, रिसेंटली दैट हैपेंड ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रश्न पूछा हो, एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ वॉर ऑन इंडिया, ये जो ट्रंप ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया। तो आइडियली जवाब क्या होना चाहिए कि शुरुआत में आप टैरिफ वॉर क्या होता है, उसकी व्याख्या देंगे, डिफाइन करेंगे। लेकिन नहीं, वो सीधा चालू करेंगे, रिसेंटली ट्रंप इम्पोज्ड हाई टैरिफ ऑन इंडिया, बोल के वो जवाब की। तो ये जो पीटी 725 जैसी मैगज़ीन पढ़-पढ़ के आप जो अ, ज अपने जवाब को बेहतर नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत रखिए, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत रखिए, दैट विल हेल्प यू। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, जो माइंड मैप बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो रिवीजन नोट की माफ़ी वो खुद को समझने के लिए बनाते हैं, प्रोफ़ेसर को समझ आए ऐसा नहीं बनाते। आप ये उदाहरण देखो, अब मैं इसमें क्या समझूँ, कहाँ से कहाँ मुझे पढ़ना है? आप कह रहे हैं इधर लेफ्ट से पढ़ना था, फिर तुमको राइट को देखना था। भाई, जो प्रोफ़ेसर यूपीएससी का पेपर चेक कर रहा है, क्या उसको उतना पैसा मिलता है? क्या उसका उतना मूड होता है कि सुकून से वो सब दिमाग खर्च करने बैठे? आप उसकी जीवन जितना सरल बनाएँगे, वो आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा। तो रिवीजन नोट के रूप में मत जवाब लिखो। सामने वाले को समझ आए ऐसा फ्लो चार्ट बनाइए, ये सबसे बड़ी तकलीफ। लेकिन बहुत सारे बाबूशों ने ऐसा समझते हैं कि उनको आईएएस बनाना पूरी कायनात की ज़िम्मेदारी है, इसलिए प्रोफ़ेसर ने डिकोड करना चाहिए कि उसने क्या इधर अष्टम-पष्टम तंबूरा बाँसुरी लिखा है। इट इज़ नॉट द केस। तीसरी समस्या, कंटेंट में डेप्थ नहीं होती। चौथा, बॉडी में लॉजिकल ऑर्डर नहीं होता। और पांचवा, कंक्लूजन बॉडी के साथ मेल नहीं खाता। अब ये सब कैसे, तो पूरी कहानी मैंने आपको करीब 120 स्लाइड का प्रेजेंटेशन, 1 घंटे का वीडियो, आप सुकून से देखें, आपको समझ आ जाएगा। हालांकि इस वीडियो को समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए खुद की भी कुछ पात्रता होनी चाहिए कि कम से कम इकोनॉमी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है, 1-2 बार रिवाइज किया है, तब आप समझ पाएंगे कि ये कहानी क्या चल रही है, कहाँ चल रही है। डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग नहीं हो सकती। बाकी 2025 मेंस के लिए अलग-अलग पेपर्स की आपको अकेले-अकेले तैयारी करनी है, तो 1999 में हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज़। आपको ये सब कुछ एक ही थाली में चाहिए, जीएस 1 टू 4, ऐसे एथिक्स सब कुछ, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन सब कुछ, तो केवल 5999 के अंदर अवेलेबल है। डिस्काउंट कोड यूज़ करें monal.org। तो ये 2025 मेंस की बात हुई। अगर आपको 2026 की तैयारी करनी है और वो भी कॉम्प्रिहेंसिव कि प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, तो केवल 19,999 में आप जॉइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस और सब कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ इट इज 9 पीएम, विल स्टार्ट दिस क्लास। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में वोट करें। अंकित, साहिला, प्रियांशु, संपूर्ण, शैलेंद्र, साध्वी, नदस। द आंसर इज यस, वी मूव फॉरवर्ड। ऑडियो वीडियो में कहीं पर दिक्कत आए तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो, क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट शुड वर्क। मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर कि इंटरनेट की स्पीड सही हो। तो अनअकैडमी में ये 2 दिन के लिए 5 और 6 तारीख में स्पेशल लर्निंग सीरीज चल रही है, जिसमें अलग अलग टीचर्स अपने विषय के फ्री क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें ये इकोनॉमी के अंदर मिस्टेक्स इन मेंस आंसर राइटिंग विथ रियल एग्जांपल में इसकी बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी का मेरा मेंस कोर्स चल रहा है और उसी के पैरेलल उसकी मॉक टेस्ट होती रहती है, उसके पेपर में देखता हूँ तो उसमें क्या गलतियाँ रहती है उसका मैंने कंपाइलेशन किया है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गलती है, लॉजिकल ऑर्डर में बात लिखो, क्रोनोलॉजी सही तरीके से आप प्रेजेंट करो, कुछ भी खिचड़ी मत करो। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के फंक्शंस की आप चर्चा करो, तो आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन है भाई, सेंट्रल बैंक है, मनी इशू करता है, तो 1 2 3 4 करके आप जो भी फंक्शन लिखेंगे तो करेंसी इशू तो पहले या दूसरे नंबर पे ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, इसने सब लिख दिया, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 जो आखिरी मुद्दा है, ओम्बड्समैन मतलब कंप्लेन रेड्रेसल करता है, फिर उसको याद नहीं, नहीं भाई करेंसी भी इशू करता है, मतलब करेंसी इशू इज द 7th टास्क आउट ऑफ द थिंग्स। तो ये लॉजिकल ऑर्डर ठीक नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज पहले लिखनी चाहिए। दूसरा, जब भी आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जहां पर यू हैव टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग, कि सपोज कोरोना के बाद ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लिया, उससे भारत की इकोनॉमी को क्या असर आया,
सपोज ये सरकार ने जो न्यू टैक्स रिजिम लेकर आई है उससे आपको क्या लगता है, ये वाला इंटरनेशनल अग्रीमेंट है उससे क्या होगा वगैरह। सो व्हेन यू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग, तो आप क्या करेंगे, फनल बनाएंगे कि जिसके अंदर जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली है, उसकी चर्चा से आप शुरू करेंगे ना, कि वर्कर को क्या असर, यूथ को क्या असर, महिलाओं को क्या असर, बोल के जो स्मॉल ग्रुप हैं या स्मॉल फैक्टर्स हैं उनकी आखिर में चर्चा होगी। अब आप ये वाला प्रश्न देखो कि ग्लोबलाइजेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर क्या असर होगा, तो आप उसकी चर्चा करेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब अंतरराष्ट्रीयकरण, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, ये सब होगा उसे हम कहें वैश्वीकरण, वस्तुओं का, लोगों का, निवेश का आदान प्रदान हो। अब पूछा क्या, इम्पैक्ट ऑन एसडीजी गोल्स, मतलब आपने बात करनी चाहिए हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिमूवल, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये सब बात होगी। अब इधर इसने लिखा क्या, इसने जवाब शुरू किया इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, पर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी तो पूछा भी नहीं है। उसमें उसका पहला मुद्दा क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कि इंटरनेशनल सब कंपनियां और सब कल्चर आ रहा है तो एलजीबीटी समाज का जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ रहा है। अग्रीड, बट इज दैट द फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस आंसर कि एलजीबीटी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले आप बात भी करें, मैक्सिमम यू स्टार्ट विद फॉर एग्जांपल वीमेन, कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ये जो आईटी बीपीओ कंपनियां हैं जिसके अंदर महिलाओं को नौकरी मिली है और सशक्तिकरण हो रहा है वगैरह, तो लॉजिकल ऑर्डर ठीक नहीं है। फिर ये क्वेश्चन आप सोचो, व्हाट आर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया इन द गल्फ रीजन एंड हाउ कैन I2U2 हेल्प। I2U2 में क्या, वो जो भी इजराइल, इंडिया, यूएसए, यूएई, ये सब देश हैं, तो गल्फ खाड़ी के अंदर भारत के जो आर्थिक उसकी अपनी जो चिंता या आकांक्षा या इच्छाएं हैं उसमें ये कैसे मदद करेगा। लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप ये बात करो गल्फ रीजन क्या होता है, उसके अंदर भारत के क्या इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अपनी, उधर लोग जो मजदूर गए हैं उनका रेमिटेंस आता है, उधर हम अपना कुछ माल, चाय और मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, उधर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ये सब बातें होंगी। एंड देन हाउ विल I2U2 हेल्प, ये आप बात करेंगे। ये हुआ लॉजिकल ऑर्डर एंड यू हैड टू राइट इट फॉर 150 वर्ड्स, मतलब आपको एक पेज और दूसरा पेज आगे पीछे 2 पेज या 1.5 पेज जितना तो लगेगा। अब इधर भाई ने जवाब क्या बनाया, I2U2 के अंदर कितने मेंबर है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, और उसे क्या मदद मिलेगी, 3 बुलेट्स, मतलब 75 वर्ड्स भी नहीं, 150 तो दूर की बात है। तो कम से कम लॉजिकल ऑर्डर ही बना लेता वो कि गल्फ रीजन क्या है, उधर हमारे क्या इंटरेस्ट है, फिर वापस बात करता I2U2 कैसे मदद। ही कुड हैव पैडेड द आंसर टू ड्रैग इट टू 150 वर्ड्स, मतलब ये जवाब के अंदर आधा ही आपने पेज लिखा है तो मार्क्स भी आपको आधे ही मिलेंगे। फिर ये एक दूसरा कैंडिडेट देखो, तो इसने क्या कहा कि मैप बना दिया। अब हर जगह जबरदस्ती भी गल्फ रीजन, तो गल्फ रीजन का मैप बनाने की कोई मतलब नहीं है, दिस इज नॉट एडिंग इन द आंसर, वो तो आपने लिख दिया सऊदी अरब और ये है तो आप बराबर है। हर जगह जबरदस्ती का भी नक्शा बनाना जरूरी नहीं है। खैर, तो लॉजिकल ऑर्डर में ख्याल रखना है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि घर पे आप जो रिवीजन नोट बनाते हैं और जो एग्जाम हॉल में आप लिखते हैं वो दोनों में फर्क होना चाहिए। इसको मैं क्या समझू, ये BW मतलब बिटवीन, वो बराबर है, पर उधर जो प्रोफेसर चेक करने बैठा वो सैडिस्टिक दिमाग का होता है, ये तुमने प्रॉपर इंग्लिश में नहीं लिखा तो आई विल नॉट गिव मार्क्स। फिर उसी तरह रिवीजन नोट में लोग क्या करते हैं कि हर जगह इंक्रीज डिक्रीज के ऐसे एरो बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ ये प्रश्न था कि भारत सरकार की इनकम के रिसोर्सेस और उसमें क्या तकलीफ, तो क्या लिखा है, रेलवे टिकट सेल डाउन, पोस्टल डाउन, बाय ईमेल, SMS, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट डाउन, गुड गवर्नेंस डाउन, यूथ आउटरीच इंक्रीज। भाई तो ये रिवीजन नोट घर पे रखो, उधर जवाब लिखने बैठे तो यू हैव टू राइट अ प्रॉपर आंसर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, प्रोफेसर की जो एक्सपेक्टेशन होती है प्रॉपर आप लिखो इंग्लिश के अंदर। अब ये भाई का भी जवाब देखो, इसने ये सब चार्ट और ये सब बना दिया, तकलीफ ये है कि इसकी फॉन्ट साइज ऐसी है कि ये ऑलरेडी क्लटर्ड एंड कंजेस्टेड है, अब उसके अंदर ये इंक्रीज डिक्रीज करके करे, मतलब मैं अगर एक इवेल्युएटर तो मैं पेपर चेक करूँ कि इसको डिकोड करने बैठूं कि इसकी रिवीजन नोट में इसने क्या लिखा है, प्रोज इंक्रीज दिस क्या है, ये मत करो। एक क्वेश्चन मैंने पूछा आरबीआई के फंक्शन, तो आप सिंपली आप सब लिखेंगे उसका करेंसी इशू करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज का काम देखता है वगैरह वगैरह। अब इसने क्या लिखा है पढ़ो, अलोंग विथ एनपीसीआई डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो पण एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा ना कि उसमें क्या क्या उसने किया है।
ये रिवीजन नोट में आप नहीं लिखते शायद, क्योंकि आपको दिमाग में पता अच्छा यूपीआई आया था, ये किया था, वो किया था, बट उधर तो इवेल्युएटर को आपको इंप्रेस करना है, तो यू हैव टू एक्चुअली गिव एग्जांपल्स कि आप उससे क्या समझते हैं या क्या आप बताना चाहते हैं। रिवीजन नोट क्या होती है? मैं रिवीजन नोट में ये नहीं लिखूंगा 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, क्योंकि मुझे याद है, बट व्हेन यू आई हैव टू राइट एन आंसर अबाउट इंडिया एट 75 ईयर्स, देन आई हैव टू मेंशन कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। अब उसी तरह इधर देखो आरबीआई फंक्शन, और उसमें जो भी चैलेंजेस आई ऐसा ये कुछ बता रहा होगा। लिक्विडिटी ट्रैप 2022, पीएनबी क्राइसिस, डीएचएफएल इशू, अनेबल टू रीच 100% इंक्लूजन। तो ये सब आप रिवीजन, आप प्रॉपर उसको समझाओ ना कि लिक्विडिटी ट्रैप मतलब क्या होता है, पीएनबी क्राइसिस या डीएचएफएल इशू हुआ तो मतलब उसमें आप क्या बताना चाहते हैं। इट शोज दैट आरबीआई फेल टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या रेगुलेशन ऑफ द बैंक एंड एनबीएफसी सेक्टर। आपको लिखना पर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, हवा में मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। फिर यहां पर आप देखो ये एक्सटर्नल डेट डबल एरो। अब मैं इससे क्या समझू, मतलब तुम क्या बात करना चाहते हो? कैन नॉट बी इंक्रीज या कैन बी इंक्रीज, वो जवाब के अंदर कुछ है, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडियन पब्लिक फाइनेंस सिस्टम। तो रिवीजन नोट मत बनाओ। अब रिवीजन नोट के नाम पे आप समझो कि ये नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है, तो आप 1 2 3 4 करके बुलेट में लिख दो ना जो भी लिखना है। ये थोड़ा इधर लिखा फिर एरो है, थोड़ा इधर लिखा फिर इधर लिखा फिर इधर, तो मैं पेपर चेक करूं कि तुमको डिकोड करूं? देखिए जब भी आप जवाब लिखते हैं यू हैव टू फिल द वर्ड लिमिट 150 वर्ड 250 वर्ड। ये ज्यादातर लोग ऐसे, इनका एक पेज मुश्किल से भरता है, जबकि 150 वर्ड मतलब क्या 1.5 पेज जितना तो लिखना पड़े। अब यहाँ पर एक प्रश्न था, हाउ टू कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट, और इसने लिखा मेजर रीजन फेयर टेपरिंग बाय यूएसए, बस खत्म। फिर दूसरा सेंटेंस दूसरी बात के ऊपर लिखा हो, बट हाउ, मतलब फेयर टेपरिंग क्या है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट को क्या फर्क पड़ता है? आपने लिंकेज करके समझाना पड़ेगा कि भाई फेड टेपरिंग होता है तो इंडिया से डॉलर बाहर चला जाता है, तो इंडिया का रुपया वीक होता है, तो अपना इंपोर्ट बिल बढ़ता है, तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो रिवीजन नोट नहीं बना, रिवीजन नोट में आप सिर्फ लिख देते फेड टेपरिंग और आपको सब समझ आता है, उससे ये डॉलर का ये हुआ स्ट्रेंथ और करंट अकाउंट डेफिसिट। मार्क्स दे दो मुझे हवा में, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, तो फिर काम नहीं हो सकता। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आप जानते हैं कि कागज के ऊपर नोट मत छापो, डिजिटली आरबीआई सीधा पैसा इशू करे। अब आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का सिंपल एक मॉक क्वेश्चन मैंने पूछा था, अभी ये भाई का आप इंट्रोडक्शन पढ़ो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ फिजिकल मनी लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई, फेडरल बैंक एक्सेट्रा। तो भाई ये फेडरल बैंक कौन सी है? एक तो फेडरल बैंक भारत में, वो तो सेंट्रल बैंक नहीं हुई। और अगर आप बोले यूएस फेडरल रिजर्व, तो पूरा नाम लिखो यूएस फेडरल रिजर्व। तो हवाबाजी ऐसी मत करो कि जो आंख को चुभे, एंड दैट हैपेंस इन इंट्रोडक्शन, तो फिर वो आपकी इंप्रेशन को खराब करता है। जब आप हेडिंग लिख रहे हैं तो प्रॉपर हेडिंग लिखो कि एज नोबेल मतलब क्या, ये वाला जो भी सिस्टम या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह, और जो भी आप बता रहे हैं कि ये फायदे हैं, तो फिर आप उसको इलेबोरेट करो रादर देन सिंपली जस्ट हवाबाजी करिए। फिर आप जानते हैं भारत के अंदर बैड लोन की तकलीफ, और उससे लड़ने के लिए कानून बना, क्या, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वो 2016 में बनता है। उसमें ये होता है कि लैंडर बोरोन की मीटिंग कराते हैं, उसमें आर्बिट्रेशन मध्यस्थी और मामला सुलझाया जाता है। अब यहाँ पर पढ़ो कि क्या गड़बड़ करा है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 2016 या 2026, एक तो फॉन्ट भी ऐसा है, विद द एम टू टैकल, टैकल की स्पेलिंग ठीक नहीं दिख रही, टैकल सीरियस चैलेंज ऑफ एनपीएज। अब ये सिंपल इंग्लिश है, एनपीएज मतलब एपोस्ट्रॉफी वाला एस मतलब उसका, या एनपीएज मल्टी, अब क्या बोलना चाहते हैं, तो ये से आप ना करें। फिर ये पढ़ो, ये आईबीसी कोड के अंदर ही कुछ सजेशन पूछे। अब ये क्या लिखा है इसने, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ प्लान प्रपोज्ड फॉर लॉन्च। तो पीरियोडिक रिव्यू या पीरियड रिव्यू, इधर आप समझो इसका इंग्लिश गलत है, पीरियड रिव्यू ऑफ नहीं होना चाहिए ना, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। एंड प्लान प्रपोज्ड फॉर लोन्स, पर कौन सा प्लान, रेजोल्यूशन प्लान, या उसकी ठीक से वो पूरा इंग्लिश लिखो आप। नेक्स्ट कम्स द माइंड मैप, जबरदस्ती के माइंड मैप बद बनाओ, इट बिकम जस्ट लाइक योर रिवीजन नोट, उसको पता चल। अब ये खिचड़ी देखो, अब मैं इसको डिकोड करूं या इसको क्या करूं? नीड ऑफ द आवर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बैलेंस ऑब्जेक्टिव, रिड्यूस रेवड़ी। हाँ तो भाई ये क्या आप चला रहे हैं, और इधर कुछ और बात चल रही है।
टू मच क्लटर, एक तो फॉन्ट ऐसे होते हैं, फॉन्ट की साइज ऐसी होती है कि खिचड़ी हो जाती है, तो वो पढ़े क्या उसको। डू नॉट मेक इट मोर कम्बरसम फॉर द इवेल्युएटर टू चेक योर पेपर। अब एक प्रश्न था कि हाउ टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। पहले तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग जो बैठे हैं तो आप एटलीस्ट आपको इकोनॉमी की बेसिक की समझ है, क्योंकि ये एडवांस क्लास है फॉर मेंस आंसर राइटिंग। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कैसे किया जाए, तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे, ये सब बातें उसमें होंगी, आपने इंपोर्ट कम करने होंगे। इसमें आपको थियरी नहीं पूछी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्लासिफिकेशन करके दिखाओ। अब ये भाई ने क्या किया है, वो जबरदस्ती का चार्ट मुझे घुसेड़ना है, तो क्लासिफिकेशन समझा रहा है कि विजिबल एंड इनविजिबल और इसके ये कंपोनेंट है। ये फिर भी जस्टिफाई होता अगर वो कुछ यहाँ बताता कि यहाँ और एरो मार के कि भाई एक्सपोर्ट के अंदर हमारा एक्स प्रॉब्लम है, सर्विस में हमारा वाई प्रॉब्लम है। नो, अब हुआ ये कि हाउ टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट 150 वर्ड्स में लिखना है, मतलब 1.5-2 पेज होना चाहिए। एक पेज तो इसका ये चार्ट है, दूसरे पेज के अंदर मुश्किल से 3 पॉइंट उसने यूनिक लिखे हैं। तो फर्स्ट पेज वेस्टेड इन चार्ट, सेकंड पेज में मुश्किल से 3 पॉइंट है जिसको हम ढंग के एग्जाम के रेलेवेंट बोल सके, तो फिर इसको मार्क्स कैसे मिल सकते। फिर घर आके बोलते हैं मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया था और मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ और ये वो। भैया तो आप उधर क्या खिचड़ी पका के आए हैं, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। माइंड मैप हो तो ढंग का माइंड मैप जैसा लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रॉपर माइंड मैप कि आरबीआई के क्या फंक्शन है, बैंकर टू द बैंक्स, बैंकर टू गवर्नमेंट, रेगुलेटर ऑफ बैंक आईफाई, मिसलेनियस फंक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। इट शुड मेक सेंस कि माइंड मैप का मतलब क्या, छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं और इधर इधर एरो बनाए होते हैं। ये भी एक ढंग का माइंड मैप आप बोल सकते हैं कि अच्छा फाइनेंस कमीशन ने जो वेटेज दिया उस हिसाब से कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, तो इनकम का इतना है, पॉपुलेशन का, ओके दिस इज अ नाइस माइंड मैप। अब मैं इधर क्या समझू, ये माइंड मैप में देखो इसका कोई लॉजिकल फ्लो नहीं जा रहा है, जो भी कुछ ये होगा चार्म या बेनिफिट्स, ये एक बराबर, फिर ये दूसरा, फिर उसको याद है इसमें एक और भी मुद्दा है, तो इसने एरो बना के तीसरा ये यहां गया, फिर ये इधर आया, अब ये इधर कुछ लिखा, फिर वापस ये लिखा, फिर वापस ये लिखा। सो इट बिकम्स कंबरसन फॉर द इवेल्युएटर की ये क्या साइकिल चल रही है, एरो किधर से किधर। आपको बनाना है तो सिंपल छोटा वाला ऐसा बनाओ ना कि ठीक है 5, फिर जबरदस्ती का इसको बाद में याद है मुझे इधर ये लिखना है, फिर इसका इधर ये लिखना है, तो आप रिवीजन नोट बना रहे हैं, आप आंसर नहीं लिख रहे। अब इधर भी देखो, ये कुछ लिखा, फिर ये कुछ लिखा, फिर ये कुछ लिखा, दिस इज अ रिवीजन नोट, दिस इज नॉट अ आंसर, दिस इज नॉट अ माइंड मैप। इट बिकम्स कंफ्यूजिंग टू डिकोड। हो सकता है आपकी एज के लोग क्या ये तो हो जाए, वो 50 साल का जो आदमी है जो इवेल्युएट करेगा उसको नहीं मजा आएगा। एंड इवन इफ यू वांट टू मेक सच थिंग्स, तो एक बॉक्स बनाओ ताकि उसको पता चले कि जवाब खत्म कहाँ हो रहा है। मेक द बॉक्सेस फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ये तीसरा, लाइक आई हैव डन ऑन द राइट हैंड साइड, देन इट मेक सम सेंस कि ओके ये क्या बात आप करना चाहते थे। ये ऐसे ही आप खिचड़ी बनाए, कौन सी चीज कहां से क्या लॉजिकल फ्लो चल रहा है, आप रिवीजन नोट मत बनाओ भाई। अगर आप बुलेट पॉइंट में लिख रहे हो और नंबर दे रहे हो तो 1 2 3 4 ठीक से नंबर दो ना। अब इधर इसका नंबरिंग देखो आप, 1 ओके, 2 ओके, 5 6, तो बाकी सब किधर गया। मतलब ये 5 इसने लिखा, फिर इसको नहीं नहीं ये 3 था, ये मेरा 4 था, और तुमको सपना आ जाना चाहिए कि 5 मतलब CAG इंडिया और ये ऐसा, तो माइंड मैप है, ये आंसर है, ये क्या है, इलॉजिकल नंबरिंग। जब माइंड मैप बनाते हैं तो छोटे छोटे फ्रेज होने चाहिए, उसमें पैराग्राफ मत बनाओ। फिर अब इसने क्या किया, इधर सब पैराग्राफ बना दिए, बड़े बड़े इतने सारे पे, तो भाई तो बुलेट पॉइंट में ही लिख देते ना। माइंड मैप किसको बोलते हैं, छोटे छोटे फ्रेज हो जो रिवीजन में या समझने में या ओवरव्यू लेने में सुविधा करे। पूरा सेंटेंस ही लिखना तो सेंटेंस फॉर्मेट में ही लिख देते। अब इधर में क्या समझो, पब्लिक सेक्टर बैंक लैंडिंग टू दिस टू स्कैम्स, फिर ये तो क्या ये माइंड मैप है। और ये लैंडिंग टू का मतलब क्या, ये एक सेंटेंस आपका जा रहा है, ये दूसरा सेंटेंस, मतलब खिचड़ी चलती है। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो बीच में आप कुछ लाइन बना दो, ये जो नंबर इधर कुछ ऐसे भी आप बना सकते थे, देन इट वुड बिकम मोर इजी फॉर द इवेल्युएटर टू सी द आर्ग्यूमेंट्स के बाद 1 2 3 4 आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इधर में क्या समझो, यूपीएससी का पेपर चेक करने वाले लोग जो जाते हैं उनको कितना पैसा मिलता है मुझे नहीं पता, बट सपोज 100 रुपए उसको मिलते हैं, तो 100 रुपए का ही एफर्ट डालेगा ना, वो इधर 500 रुपए का तो उसका मेंटल एफर्ट जाएगा इसको डिकोड करने में। अच्छा ये है, फिर ये है, फिर ये है, अच्छा ये एरो मार्क इधर ऐसा है, फिर अगेन प्रॉब्लम। अब देखिए चैलेंजेस ऑफ समथिंग I2 U2 या जो भी, हाँ तो बराबर है 1 बुलेट पॉइंट, 2 बुलेट पॉइंट, 3 बुलेट पॉइंट।
तो इसको ऊपर हेडिंग हम पैरेलल लाइन में लिखो ना, ये इधर सर्कल बना दिया, फिर थोड़ा इधर जा रहा है, इधर जा, इधर, मतलब तुम्हारा क्या डिजाइन स्ट्रक्चर है इवेल्युएटर के रूप में मैं समझने बैठू एंड देन आई शुड इवेल्युएट, तो वो मदद नहीं करता। ये जिसने भी जवाब लिखा इसको मेरा धन्यवाद है, क्योंकि इसने जबरदस्ती का माइंड मैप नहीं घुसेड़ा, जो था ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ओके डन। जबरदस्ती के माइंड मैप मत बनाओ, do not make it cluttered and cumbersome for the evaluator to check your papers. Now moving to the third segment, हवाबाजी मत करो, don't bluff। हवाबाजी के एग्जाम्पल क्या है? आप जानते हैं ये जो बिटकॉइन वगैरह काम करता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कि इसके अंदर आप सब डेटा स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली बिटकॉइन का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं ट्रांजेक्शन का, लेकिन आपकी इच्छा हो तो पॉजिटिव भी काम हो सकते हैं, जैसे पब्लिक डेटाबेस मैनेजमेंट, व्हीकल ओनरशिप रिकॉर्ड, लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड वगैरह। अब इधर आप देखो, प्रश्न था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या फायदे नुकसान है, तो उसने एक लिखा इट कैन कॉज साइबर फ्रॉड्स, ओके एक्सेप्टेड, बिटकॉइन और ये सब में कुछ होगा धांधली, ठीक है एक्सेप्टेड। दूसरा हैकिंग, ओके। फिर तीसरा लिख रहा है साइबर बुलिंग, तो साइबर बुलिंग तो वो तो अब लंबी बात खींचने की बात है, साइबर बुलिंग तो वैसे भी होता ही है ना, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं हो तो आप ट्विटर या जो भी रेडिट पे नहीं होगा क्या? तो जबरदस्ती के आप पॉइंट्स इन्वेंट मत करो। अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट पूछा गया तो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करो, फिर फीजल डेफिसिट की बात मत करो। फीजल डेफिसिट मतलब सरकार को उधारी जो लेना पड़े। अब प्रश्न इधर एक इसको पूछा था सीएडी का, और ये घुस गया कि एफआरबीएम एक्ट में 3% रखना है और इसके अंदर ये फला ढिमका हो गया, बट दैट इज नॉट आस्क्ड यार। करंट अकाउंट डेफिसिट पूछा है, फीजल डेफिसिट नहीं पूछा है। फिर ये महान गलती इंट्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ो, इंडियन रुपी हैज वीकंड इन द लास्ट 3 years, ओके, फ्रॉम 82 रुपीज इन 2020 टू 70 रुपीज इन 2023, मतलब ये उल्टा बोला है। पहले 70 रुपी था, अभी 83 हुआ ना, ये उल्टा बोला कि 82 2020 में था और अभी 70 रुपी, और ये और बोला इट हैज वीकन। तो या तो इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, या इसका दिमाग वो वहां पर फोकस नहीं है, एंड देयरफॉर अपने आप को डी एडिक्ट करो, जो भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया ये सब से दूर रहो, फोन एक तरफ रखो जब जवाब लिख रहे हो, या जितना आप मेंटल फोकस आपका रहेगा पढ़ाई के वक्त उतना ही आप जवाब लिखते वक्त रहेगा। टोटल हवाबाजी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मैंने आपको क्या बताया कि आरबीआई जो फिजिकल करेंसी इशू करती थी उसकी जगह डिजिटल स्वरूप में पैसा इशू करे। अब इधर क्या लिखा, इट इज बैक्ड बाय एसेट्स। इट इज बैक्ड बाय एसेट, वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले से खत्म हो गया कि आप करेंसी जो भी इशू करते थे तो पीछे गोल्ड रखा जाता था और आप करेंसी को गोल्ड में एक्सचेंज कर सकते। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ऐसा कौन सा प्रॉमिस किया आरबीआई? कोई प्रॉमिस नहीं। इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट्स, मैक्सिमम इट इज बैक्ड बाय द प्रॉमिस ऑफ द गवर्नर, कि जो भी आप 100 रुपए का नोट लेके आओगे तो मैं उसको 50 के 2 करके दूंगा। तो कहाँ, ये तो इंट्रोडक्शन का सेकंड पॉइंट के अंदर ही उसने हवाबाजी कर दी। सीबीडीसी आप समझते हैं इसके पीछे कोई गोल्ड नहीं है कि गोल्ड के अनुपात में ये छाप रहा है डिजिटल नोट। प्रश्न, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं दो जात के होते हैं, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां पर कोई विदेशी एंटिटी भारत की कंपनी में अप टू 10% शेयर्स खरीदे। दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, कि जहां पर मोर देन 10% खरीदे। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के जो भी 60-80% शेयर्स खरीद लिए और $1 बिलियन दे दिए, तो वो सब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अभी आप एक एमसीक्यू पे गौर करो, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू पुल आउट मनी फ्रॉम इंडियन शेयर मार्केट क्विकली? इनमें से कौन भारत के शेयर बाजार में से तेजी से पैसा लेके भाग जाएगा? ऑप्शन ए एफडीआई, ऑप्शन बी एफपीआई, ऑप्शन सी बोथ एफडीआई एंड एफपीआई, या ऑप्शन डी नाइदर, या ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं। मैं वोटिंग लाइन चालू करता, आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। जो एबीसीडी नीचे बटन दिखता होगा उसमें आप क्लिक करें। विपुल, मोहित, अमन, रीवा, ज्ञानेंद्र, लूसीफर, निर्मला, आयुष, शिवम, तरुण, नवनीत, रामेश्वर, शिवहर, राजीव, विवेक, सीताराम, मुकेश, राजदीप, डॉक्टर अपर्णा, कीर्ति, शुभम, अभिषेक, निखिल, दीपशिखा, ज्यूल, मृदुल, अंशुमान, सत्यम, रोहन, माधव, साध्वी, यश। तो जवाब आप जानते हैं इसके अंदर आउट ऑफ द 2 सबसे ज्यादा कौन पैसा लेके भाग जाएगा, तो स्वाभाविक जवाब क्या होगा इसका?
एफपीआई वाला देखिए, यश, साध्वी, सत्यम, रोहन, माधव, अनिरुद्ध, अंशुमान, मृदुल, दिव्यांशु, सार्थक और बाकी लोगों ने करेक्ट किया, इन सबको बधाई। अब ये जवाब पढ़ो, ये भाई ने जो लिखा है, मतलब इसके अंदर क्वेश्चन जो भी होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपया XYZ, सडन पुल आउट बाय एफडीआई। भाई सडन पुल आउट एफडीआई वाला थोड़ा क्या है, सडन पुल आउट कौन गया? एफपीआई वाला, जिस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ हॉट मनी। और यही उसकी आगे भी शेयर मार्केट का कोई क्वेश्चन, उसके अंदर भी वो वही लिख रहा है, सर्टेन टाइम पीरियड फॉर विच एफडीआई कैन नॉट पुल आउट। पर एफडीआई वाला शेयर मार्केट से पैसा पुल आउट करके वो तो न्यूसेंस है नहीं ना, प्रॉब्लम किसका? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सो व्हेन यू राइट कंसेप्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो फिर वो इवेल्युएटर को इरिटेट करता है। उसी प्रकार से ये सीआरआर वाली बात है। देखिए सीआरआर, एसएलआर, ये तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो भी नीड नॉट वरी, क्योंकि तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एफडीआई और एफपीआई क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद का मुद्दा, मॉनेटरी पॉलिसी के जवाबों में क्या गड़बड़ होती है। मॉनेटरी पॉलिसी आप समझते हैं कि मैंने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, उसमें से बैंकर ने 4 रुपये 50 पैसा ट्रक भर के आरबीआई में डिपॉजिट करने, जिसको बोलते हैं सीआरआर। बाकी में से 18 रुपीज उसका कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ऐसी लिक्विड एसेट में उसको रखना है, जिसको हम बोलते हैं एसएलआर। तो जब आप बात करते हैं सीआरआर एसएलआर की, तो एसएलआर में क्या आता है? कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। अब इसने क्या डिफाइन किया है? एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ नेट लायबिलिटीज बैंक कीप विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा, तो कैश गोल्ड कुछ नहीं लिखा। सो दैट इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। हो सकता है आपका पेपर चेक करे, उसको खुद याद ना आ रहा हो, लेकिन आपसे पहले 5 लोगों ने करेक्ट डेफिनेशन लिखा हो, फिर छठा वो आपका पड़ेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इसकी गड़बड़ है। सो डोंट डू दैट। उसी तरह सीआरआर के अंदर कैश रिजर्व रेशियो, इट इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लायबिलिटीज बैंक कीप विथ आरबीआई। देखिए नहीं पता है तो होशियारी नहीं मानी चाहिए। एक जगह ये लिख रहा है टोटल लायबिलिटी, दूसरी जगह लिख रहा है नेट लायबिलिटी। टोटल और नेट के अंदर डिफरेंस है, एनडीटीएल क्या, वो सब हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नहीं पता है तो इसको लिखो ही मत ना, डिपॉजिट का रेशियो ऐसा लिख दो। मेंस के अंदर बहुत आपको टेक्निकली साउंड एंड करेक्ट उसकी डेफिनेशन ना किए तो लूट नहीं जाता है, बट गलत डेफिनेशन मत करो। और एक ही जवाब के अंदर 2 डेफिनेशन में आप अलग अलग रेशियो निकालते हैं, तो फिर उसका ध्यान जाता है कि भाई इसकी कुछ गड़बड़ है। रेपो रेट आप समझते हो क्या है? कि इट इज द रेट एट विच आरबीआई अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के लोन देता है और उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के रूप में रखा जाता है। ये तो ऐसी रेपो तो ऐसी चीज है, रात को 12 बजे भी कोई उठाए, इफ यू आर रियल यूपीएससी एस्पायरेंट, आप पढ़ के बैठे, आपको पता होना चाहिए। अब ये भाई का आप देखो डेफिनेशन कुछ जम ही नहीं रहा है। रेपो और रीपर्चेज अग्रीमेंट, पॉलिसी बेंचमार्क डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ओके, अब पॉलिसी भी ये इसने पुलिस कमिटी लिख दिया है। यूज्ड टू सक और रिलीज मनी इन इकोनॉमी। अब इधर तकलीफ है, ये जो आप वर्ड यूज करें सक, तो रेपो से मनी सक थोड़ी होता है, उसके लिए तो दूसरे टूल्स होंगे ना। रेपो क्या, मान लीजिए लोन महंगा किया तो सामने वाला लेने नहीं आएगा, आप ये थोड़ी कि आरबीआई उसकी जेब में हाथ डाल के उसका पैसा वापस ले लेगा। उसके लिए तो दूसरे टूल है ना, रिवर्स रेपो रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ये करेक्ट बात ही नहीं है। अब आप समझो कि आपसे पहले 5 लोग सही डेफिनेशन लिख के जाएंगे और आप छठा या हवाबाजी कर रहे हैं, देन यू आर लूजिंग मार्क्स। आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में 2 जात के टूल होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो वगैरह, और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मॉरल सुएशन और बहुत सारे और टूल्स होते हैं। इसने क्या किया? क्वालिटेटिव टूल्स, बहुत बढ़िया, मॉरल सुएशन, लिमिट्स ऑन लोन, फिर पेज खा लिए। तो भाई तुमको नहीं पता थे तो क्यों आपने इतना लिखा? मत लिखो, इधर ही जवाब कंक्लूड कर देते और एक आध सेंटेंस में कहीं आगे लिख देते। आफ्टरवर्ड्स द एंटायर पेज इज ब्लैंक। तो ध्यान नहीं भी जाता हो तो उसको पता चल जाए तुम्हारा जवाब अधूरा है। पिलर 2 मतलब जो हम लोग बजट, टैक्सेशन, जीएसटी ये सब पढ़ते हैं, उसमें मैंने सिंपल क्वेश्चन बनाया कि ब्लैक मनी से लड़ना है तो ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है, चर्चा करो। तो इसमें तो बहुत सारी बात हो सके, ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन करो, ये एफएटीएफ है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, से लेके बहुत कुछ। ये जो भाई है इसने तो इतने कुछ उसके जवाब के हिसाब से लिखा ही नहीं, रैंडम फ्रेजेस इधर उधर चेप दिए। एलपीजी, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भाई वो कहाँ पूछे, तुम स्पेसिफिक बात करो ना, क्या ग्लोबल मिनिमम टैक्स, वोडाफोन का केस वगैरह वगैरह, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग,
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, राउंड ट्रिपिंग, कुछ नहीं, ये बस ऐसे जेनेरिक एलपीजी एफटीए ये सब लिख रहा है वो। इसने तो जवाब जितना नहीं लिखा उससे ज्यादा तो इसको फीडबैक दी गई है, तो सोचो वो किस लेवल की उसकी तैयारी होगी। और खैर मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि जो अनअकैडमी के अंदर पेपर इवेल्युएशन का काम होता है वो काफ़ी सीरियसली होता है। नीचे जो होते हैं मैनेजर्स वो पहले चेक करेंगे, उसके ऊपर डायरेक्टर चेक करेगा, और उसके ऊपर जो सब्जेक्ट है उसका टीचर खुद चेक है। जैसे मैं ही चेक करके आपको ये बता रहा हूँ, ये गड़बड़ मुझे दिखी, तो इसलिए समझो नीचे काम चोरी भी करता हो तो ऊपर के 2 लेवल में उसको डांट मिल जाएगी। सो देन ही विल इवेल्युएट प्रॉपरली। इसलिए इसने जवाब लिखा, उससे ज्यादा इसको फीडबैक मिला है। सो व्हेन यू गेट योर पेपर चेक विथ अनअकैडमी, वो इसकी प्रोफेशनलिज्म है। कुछ बार ये होता है सर्वर में दिक्कत आ जाती है, इसलिए थोड़ा बीच में डिले हो रहा था, बट असाइड ऑफ सच टेक्निकल हिकअप्स, क्वालिटी के रूप में आप समझिए कि अच्छे से काम होता है। एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। अभी इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल अग्रीमेंट का एक सिंपल क्वेश्चन कि इंडिया मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, पहले अपना क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब ना हम यूएसए की तरफ जाएंगे ना हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। कोल्ड वॉर शीत युद्ध के दौरान नेहरू जी की ये पॉलिसी थी। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या, हम तो इससे भी दोस्ती करेंगे और उससे भी दोस्ती करेंगे, कि जैसे I2U2 ग्रुप है तो अमेरिका से दोस्ती रखते हैं, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी हम मेंबर बन गए तो चाइना के साथ अपना जो मेल जोल बढ़ा रहे। तो ये क्या मल्टीलेटरलिज्म, कि हम ऐसा नहीं कि 100% यूएसए की गोद में, नो, वी हैव अवर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, और हम ऐसा भी नहीं कि 100% चाइना के दोस्त बन गए। ये प्रश्न के अंदर आपको चर्चा करनी चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब ये जो भाई ने जवाब लिखा है उसमें उसने क्या लिखा है कि भारत ने बांग्लादेश में डैम बनाया, नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये डिजास्टर, भाई वो थोड़ी इधर पूछ रहा है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब आपस के नेबर को क्या दान चंदे में दिया, वो प्रश्न नहीं है। इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर के अंदर ये जो बड़े बड़े पावर्स हैं, रशिया, चाइना, यूएसए, यूरोप, इनके साथ अपना क्या मेल जोल है उसका क्वेश्चन है। सो टोटली आउट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वो अलग जगह जा रहे हैं। अभी बीच में हिंदू में एक टॉपिक चर्चा में रहा, इकोनॉमिक डीकपलिंग। अब इसको ऐसे सोचो, कपल मतलब जो साथ में रहे, प्यार मोहब्बत हो। जैसे अमेरिका, उसकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, टेस्ला कार, एप्पल फोन, सब कुछ चाइना में होता है। यूरोपियन यूनियन वो अपना ऑयल गैस रशिया से इंपोर्ट करता था। तो इसे हम कहें कपलिंग, मतलब बहुत गहराई से वो साथ में जुड़ गए थे। फिर आजकल क्या चल रहा है, डीकपलिंग, मतलब ब्रेकअप हो गया, वो अलग हो रहे हैं, कि अमेरिका ने चाइना से आने वाले माल पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, और उसके चलते सीन ऐसा बन रहा है कि ये इलॉन मस्क से लेके सब लोग सोच रहे हैं कि अपनी फैक्ट्री कहीं और दूसरे देश में लगाते हैं, चाइना में रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका ने एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी ये माइक्रो प्रोसेसर, चिप्स, सीपीयू, इसका जो भी मशीन होता है, ब्लूप्रिंट होता है, उसको कोई भी अमेरिकन कंपनी चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और ये लिथियम, निकल, ऐसे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं बैटरी टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए, तो अमेरिका उस पर अपना उन्हें कैप्चर करने के लिए, हाथ में रखने के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, भारत के साथ कोई आईसीटी, ये सब कर रहा है। मतलब कि अमेरिका और चाइना अब दूर हो जा रहे हैं, उनका डीकपलिंग हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डीकपलिंग। अब इससे स्वाभाविक है भारत को क्या फायदा नुकसान होगा, ऐसे अपने टॉपिक बनते हैं इकोनॉमी में। अब आप समझो डीकपलिंग किसको कहेंगे, कि पहले उसका कपल होना जरूरी है, प्यार मोहब्बत होना जरूरी है, कि जैसे अमेरिका की सारी कंपनियों का प्रोडक्शन चाइना में हो रहा था, देन यू से कपलिंग, फिर उसके बाद आता है डीकपलिंग, कि अब ब्रेकअप हो गया। अब इधर ये भाई ने जवाब में क्या लिखा है कि पोस्ट पुलवामा अटैक, उरी अटैक, इंडिया ने भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटा दिया। इन अदर वर्ड्स की पाकिस्तानी माल पे ज्यादा टैक्स लगाना चालू किया। पर उसको हम डीकपलिंग नहीं कह सकते, मैक्सिमम यू कैन लेबल इट एज प्रोटेक्शनिज्म, बढ़ा दिया वगैरह। डीकपलिंग के लिए तो पहले कपल होना जरूरी है। डीप इंटीग्रेशन क्या ऐसा था कि भारत की कंपनियों की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगी थी और उसको हटा दिया? नो। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल ही गलत है और हवाबाजी चल रही है। इंडिया पाकिस्तान की बातों में डीकपलिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कपल है ही नहीं। तो उसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है? सपोज कोई एयरपोर्ट है जिसमें अदानी की 50% ओनरशिप, भारत सरकार की 50% ओनरशिप, फिर अदानी इसको चलाता है, उसे अंदर जो भी मैकडोनल्ड, डोमिनो के दुकानें, उसका रेंट लेता है, एयरपोर्ट का पार्किंग फी लेता है, ये सबसे वो पैसा कमाएगा। तो जो भी इनकम हुई, मान लीजिए फिर 20 रुपए,
तो इसमें से 10 अदानी रखे, 10 सरकार को जाए, क्योंकि 50-50 पार्टनरशिप है। रिस्क भी होगा तो वो भी शेयर करेंगे। रिस्क क्या हो सकता है कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन हो गया, ट्रैफिक नहीं आया तो कम पैसा आएगा, तो दोनों का रिस्क है। ओनरशिप शेयर किया, ओके। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब आप समझो बैंक ऑफ बड़ौदा तो वो तो सरकारी बैंक है और एक्सिस बैंक वो प्राइवेट बैंक है, तो इधर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप की चीज नहीं होती, या तो सरकार का होता है या प्राइवेट का होता है। ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक है और अदानी को बोला तुम इसका ब्रांच चलाओ, ऐसा कोई मॉडल है नहीं। ऑफकोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा जो सरकारी बैंक है, सर्वर अपना इंफोसिस से चलाए, एटीएम के लिए दूसरी कंपनी, मार्केटिंग के लिए तीसरी कंपनी रखे, सिक्योरिटी गार्ड कैश वन के लिए चौथी कंपनी से टाइप करे, तो वो सब क्या है, वो आउटसोर्सिंग है। उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या, रिस्क, ओनरशिप, इनकम, ये सब शेयर किया जाए। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब फिर भी जवाब में जो हवाबाजी चल रही है, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशन फुल, ये बहुवचन थोड़ा, डेवलपिंग नेशन होगा ना, एंड रिक्वायर्स सोशलिस्ट नेचर। अब एक तो इसका कंसेप्ट है सोशलिस्ट नहीं भाई, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया। ना हम पूरा सरकारी कंपनियों से चलते हैं, ना हम पूरा प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से चलता है जैसा अमेरिका में। सो वी आर इन बिटवीन, सो वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड इट विल बी बेस्ट if there is public private partnership in the banking system. It is best to have public private partnership in the banking system। ऐसा तो कोई इकोनॉमिक सर्वे, बजट, नीतियां कोई बोला ही नहीं है। कंसेप्ट इसका खिचड़ी है, ये अपनी ही धुन में चल रहा है। तो हवाबाजी मत करो। ऐसा एक और एग्जांपल, 2000 रुपए का नोट क्यों बैन किया? क्योंकि आरबीआई की ऑफिशियल कारण ये है कि ये नोट फट गल जाते हैं, पुराने फटे नोट, सॉइल्ड करेंसी नोट्स, उसको हम एक्सचेंज करते हैं, तो हम इसे डिसकंटिन्यू करें। ऑफकोर्स ऐसा करने से ब्लैक मनी खत्म होगा, फेक करेंसी खत्म होगी, तो आगे आप बीरबल की खिचड़ी पकाओ तो इन्फ्लेशन, महंगाई काबू में आ सकती है, बट दैट इज नॉट द ऑफिशियली स्टेटेड एक्सप्लेनेशन। आरबीआई ने ऐसा नहीं बोला महंगाई से लड़ने के लिए 2000 का नोट काबू में किया है। फिर भी इधर हवाबाजी कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए क्या किया, आर्य भाई ने लिखा है सब कि 2000 का नोट बैन किया, जो कि इसका वो बीरबल की खिचड़ी है भाई। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप जवाब लिखें तो मार्क्स कब मिलेंगे? जो वर्ड लिमिट है उतना विस्तार आपको करना। आपको पूछा 150 वर्ड में लिखना है तो फिर इतना खींच के लिखना है। आपको पूछा 250 वर्ड में तो इतना खींच के लिखना है। विस्तार से बताओ, एक एक टर्म आप मेंशन करो, उससे मार्क नहीं मिलते। अब एक प्रश्न यही, वी नीड टू इंक्रीज द ग्लोबल कोऑपरेशन टू फाइट ब्लैक मनी, ओके। लेकिन उसके अंदर इसने क्या लिखा? इसने ये लिखा है कि जो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है उसमें अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उस पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, 1% टीडीएस लगता है, ओके। बट इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन किधर आए? ग्लोबल कोऑपरेशन की इसने बात ही नहीं। इसने इतना फ्रेज लिख दिया और फिर तुम अपने आप तार जोड़ लो, बीरबल खिचड़ी पका लो कि इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन कहाँ और कैसे। सो हाउ एंड वेयर डज दैट फिट? यू हैव टू इलेबोरेट, यू हैव टू एक्सप्लेन कि फॉर एग्जांपल ये हमने लगाया तो है, बट अगर किसी ने अमेरिका जाकर बिटकॉइन खरीदा तो हमें कैसे ट्रेस होगा? इसलिए ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है, बट दैट इज नॉट रिटर्न, तो मार्क्स नहीं मिल सकते। फिर कुछ था कि एक्सपोर्ट इंप्रूव करने के लिए क्या करें, तो इसने लिखा है एक्सपोर्ट मोर थ्रू स्कीम्स लाइक आत्मनिर्भर भारत। भाई आत्मनिर्भर भारत कोई स्कीम थोड़ी है, वो तो एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर 25 और स्कीम है। तो एग्जैक्टली कौन सी स्कीम की आप बात कर रहे हो? विच स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत? ये तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट में बेरोजगारी कैसे खत्म करें यूजिंग आत्मनिर्भर भारत। भाई तो मार्क्स क्यों दे हम आपको? बाकी भी तो 13,000 लोग बैठे हैं ना जो ठीक से जवाब लिखेंगे। टैक्स रिफॉर्म पे प्रश्न। टैक्स रिफॉर्म में क्या बात है? इनकम टैक्स का सरलीकरण किया जाए, जीएसटी के इतने सारे स्लैब है उसको थोड़ा कम किया जाए, वगैरह वगैरह। अब इसने जवाब में क्या लिखा है कि टैक्स रिफॉर्म के नाम पे वेरियस डिफरेंट, जो कि असल में एक ही बात है, वेरियस लिखो कि डिफरेंट, उसने दोनों लिखे, वेरियस डिफरेंट टैक्सेस आर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, खत्म। पर तो कौन से? डायरेक्ट टैक्स चले गए, इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी, या तो कौन सा सेल टैक्स चला गया, सर्विस टैक्स चला गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। कुछ लिखो तो सही तो मार्क मिले ना। ये ऐसा है लिखोगे हवा में तो कहां से मार्क मिलेंगे? फिर ये टैक्स रिफॉर्म के आंसर में लिखा, ये पूरे सेंटेंस में उसने एक ही बात लिखी है कि टैक्स इवेजन हैज बीन रिड्यूस्ड। पर कैसे? कुछ एग्जाम्पल तो आपको देना पड़ेगा। ये वाला सॉफ्टवेयर बनाया है, ये वाला डिमोनेटाइजेशन किया है, ये विवाद से विश्वास स्कीम था, तो कुछ प्रोजेक्ट इनसाइट या ऐसा है जिसे डेटा माइनिंग करके पकड़ा जाता है जो अमेजोन से महंगा सामान खरीदता है। नो एग्जाम्पल्स, नो स्कीम्स मेंशन, बस टैक्स इवेजन हैज बीन रिड्यूस्ड। फिर आप जानते हैं अभी इनकम टैक्स के दो सिस्टम है, न्यू टैक्स रिजिम
कि जहां पर आप ये LIC NPS वगैरह में पैसा इन्वेस्ट भी करो तो उसका कोई माफी नहीं मिलता, आपको टैक्स पूरा भरना पड़े। और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें ऐसा है कि ये सब में इन्वेस्ट करो LIC वगैरह में तो थोड़ा टैक्स माफ होता है। अब प्रश्न था कि NTR क्यों लाया गया, उसके क्या फायदे हैं, ऐसा कोई प्रश्न था। तो इसने क्या लिखा है, हाउ इट अफेक्ट्स टैक्स पेयर, फाइनेंशियल अवेयरनेस टू देम एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि जो न्यू टैक्स रिजीम आया है इट विल गिव फाइनेंशियल अवेयरनेस। हाउ एग्जैक्टली, मतलब ये तो ऐसी बात हुई, इसका मतलब कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो सब अनपढ़ गवार लोग हैं, लेकिन NTR में तो वो फिर फाइनेंशियली लिटरेट हो जाते। तो बेतुकी बातें जबरदस्ती की हवाबाजी की जाए, दैट इज नॉट हेल्पिंग। प्रश्न, ग्लोबलाइजेशन का रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। तो अब ये सब ग्लोबल कोऑपरेशन जिसकी मदद से भारत में FDI आएगा तो जॉब्स क्रिएट होंगे, तो पॉवर्टी कम होगी, महिलाओं को जॉब्स मिले, जेंडर एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज से ये सब बातें करनी। अब ये प्रश्न कुछ और है और इसने लिखना क्या चालू किया, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, और उसमें भी सब की हाँ वो सब एकेडमिक प्रेशर बढ़ता है और वीडियो गेम्स खेलते हैं, ये सब कहाँ पूछा है। और अगर जबरदस्ती जस्टिफाई भी करना है कि एजुकेशन फॉर ऑल और ऐसा जो भी गोल है लिंक तो करके बताना पड़े, वो कुछ इसने किया नहीं है। फिर एक मुद्दा चलता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। नॉर्मली अभी क्या हो कि रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करो फिर किसी को पे करो। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी में क्या होगा, आप रशिया से ऑयल गैस इंपोर्ट करो और सीधा उनको रुपये करेंसी में पैसा दे दो। अब इसके फायदे नुकसान मैंने पूछे, तो इसने क्या लिखा है, इट विल मैग्नीफाई द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल जियो पॉलिटिक्स, बट हाउ एग्जैक्टली, और किसको कहां पर, इकोनॉमी, एक्सचेंज रेट, शेयर मार्केट, क्या सपोज समझाना तो आपको पड़ेगा ना कि क्या फायदे नुकसान है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि अच्छा रशिया से हमने ऑयल गैस इंपोर्ट किया, उसको रुपया करेंसी में पैसा दिया है और फिर रशिया ने उसी से भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और अभी कुछ और धमाल हो जाए कि जापान के अंदर गिर गया मार्केट तो ये रशिया वाला अपना रुपया लेके भाग जाए तो हमारा भी मार्केट गिर जाए, देन यू कैन एक्चुअली इलेबोरेट। तो यहां उसने कुछ बोला ही नहीं है, उसने बस इट विल मैग्नीफाई द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल जियो पॉलिटिक्स, पर कहां, किस चीज पर, एक्सचेंज रेट पर, जॉब्स पर, शेयर मार्केट पर, किस पर, मार्क कैसे मिले। फिर वापस इसी प्रश्न में ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बुलेट लिख दिया एम्पावरिंग वीकर सेक्शन। भाईपन कैसे, कुछ एग्जाम्पल तो दो कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिसमें जॉब्स क्रिएट होते हैं, गिग इकोनॉमी है जिसमें गांव के लोगों को काम मिले, कुछ नहीं, बस एक लाइन में लिख दिया एम्पावरिंग वीकर सेक्शन। और ये इवेल्युएटर को खुद से समझ जाना चाहिए कि तुम घर बैठे कितने बुद्धिमान हो और इसलिए हमको तुम्हें मार्क देके IAS बना देना चाहिए। फिर एक प्रश्न था प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक्स, सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाहिए कि नहीं। तो लिखा इसने कैन प्रमोट नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म मतलब कहाँ, बैंक के लोन देने में नेपोटिज्म, डायरेक्टर को अपॉइंट करने में नेपोटिज्म, इलेबोरेट करके तो लिखना पड़ेगा, देन इट अपीयर्स कि आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, तो दैट इज मिसिंग। प्रॉब्लम्स इन पब्लिक फाइनेंस, मतलब सरकार को पैसा चाहिए योजना चलाने के लिए, मिलता नहीं है, क्या दिक्कत है। अब इसने क्या, फ्री बाय कल्चर, फिजल प्रूडेंस, मतलब हेडिंग लिख दिए जो भी उसने अपने कोचिंग नोट में बनाए होंगे, पर आपको बताना पड़ेगा फ्री बाय कल्चर के चलते सरकार जो ये मुफ्त में बिजली, मुफ्त में कैश ट्रांसफर कर रही है, लेकिन सामने सरकार की इनकम कम है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग द बजट। सो अनलेस यू इलेबोरेट, बस ऐसे ही बुलेट पॉइंट लिखोगे फ्रेजिस में, तो फिर मार्क्स देना मुश्किल है। ये कुछ प्रश्न था रिसोर्स मोबिलाइज, मतलब सरकार पैसा कहाँ से मोबिलाइज करे, ये 250 वर्ड्स का अंदर पूछा था। 250 वर्ड मतलब समझो कि एक पेज, दो पेज, तीसरा पेज, चौथे पेज, आधा, इतना आपको भर के लिखना पड़े। इसने सिर्फ ये एक पेज और 2 पेज लिखे, उसके अंदर भी जवाब के नाम पे कुछ किया नहीं, सिर्फ इसने हेडिंग ही लिखे हैं, ये सब रेवड़ी कल्चर एंड द फ्री बाय कल्चर, ये वो। तो कहाँ से इसको मार्क्स दिए जा सकते हैं। When the question is 250 वर्ड, मुश्किल से उसने 150 वर्ड लिखे, और वो भी जवाब तो लिखा नहीं, सिर्फ हेडिंग ही लिखे उसने, तो ये मत करो। फिर आप ये देखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स कैन प्रमोट ओवर कैपिटलिज्म एंड वीक वन विल सफर। असल में ओवर कैपिटलिज्म ने प्रॉपर टर्म इज क्रोनी कैपिटलिज्म, कि जिसके अंदर ये सब गड़बड़ी और धांधली हो, ये विजय माल्या टाइप की। और दूसरा
वीक वन विल सफर, मतलब वीक वन कौन, वीक बैंक सफर करेगा या वीक पीपल सफर करेंगे? खुल के लिखो आप अपने दिमाग में सही समझे, पर आपने सामने वाले को भी समझाना है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, अब इसमें वो लिख रहा है विजया, एरो देना, एरो बड़ौदा बैंक, तो मैं क्या समझू? आपको बताऊं कि बैंक्स लाइक विजया बैंक एंड देना बैंक हैव बीन मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये रिवीजन नोट जैसा एरो मार के मत लिखो। दूसरा, बड़ौदा बैंक तो है ही नहीं भाई, उसका प्रॉपर वर्ड है ना बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। बाकी सब लोग बैंक ऑफ, आप बड़ौदा बैंक लिखेंगे तो आप उसमें हीरो नहीं दिख रहे हैं, यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव अटेंशन ऑफ द इवेल्युएटर। फिर ये कंक्लूजन कुछ पढ़ो, इट नॉट ओनली इंक्रीज इट्स कैपिटल वैल्यू बट ऑल्सो प्रमोट सिनर्जी इंक्लूजन ग्रोथ। अब तो इट नॉट मतलब इट विल नॉट ओनली डू दिस, ऐसा होना चाहिए, और कैपिटल वैल्यू नहीं, आपको कुछ प्रॉपर टर्म क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा, कैपिटल वैल्यू इंप्रूव होगा, ये सब प्रॉपर आप टर्म्स यूज करो जो होने चाहिए। आगे कुछ एग्जांपल है कि जहां पर रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंट्स, एक ही बात बार बार वो लिख के जवाब का पेज भर रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मैंने आपको बताया आरबीआई डिजिटली पैसा इशू करे। पहला मुद्दा उसने किया कि हाँ इट विल हेल्प टू रिप्लेस इलीगल हार्मफुल क्रिप्टो करेंसी, बराबर है। फिर 2 3 4 करके 7th पॉइंट पे आता है, वो वापस वही लिखता है, इट विल अवॉइड स्पेक्युलेटिव नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। मतलब रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंट ही वो मार है, पहला भी वो सातवां भी वो कि बिटकॉइन से लड़ेगा। ऐसा ही शेयर मार्केट का प्रश्न था कि पब्लिक शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से क्यों डरती है, तो पहले में क्या लिखा, पॉपुलेशन में अवेयरनेस की कमी है, डू नॉट हैव अवेयरनेस सो दे डू नॉट इंडल्ज इन इट। फिर 8वां पॉइंट फिर से क्या लिखा है, डिजिटल डिवाइड, लिटरेसी डिवाइड, तो वो तो वही बात हुई, इनकी अवेयरनेस की कमी, मतलब सेम टू सेम रिपीटेटिव बातें लिखी जाए, तो फिर उसके मार्क्स कहां से मिले आपको? नेक्स्ट इज बी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप जवाब में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो शालीन होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहां इसने लिखा है यूएसए स्टॉप्ड इट्स कार मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। ऐसा मैंने तो पढ़ा नहीं भाई, टेस्ला कार अभी भी उधर ही बन रही है, तो ये कब हुआ? और दूसरा, जब आप लिखते हैं यूएसए स्टॉप्ड इट्स कार मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब ये क्या अमेरिकन सरकार की खुद की कार कंपनी है जो इसने बंद कर दी है? तो दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, तो ये हवाबाजी हुई। फिर यहां पर इसने जो लिखा है, मैंने नीचे वापस हाथ से मतलब टाइप करके लिखा है, इसने ऐसा लिखा, एंड वी नो दैट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर्स। तो इसमें आपको एंड वी नो लिखने की क्या जरूरत, और हम ये भी जानते हैं कि ये हो रहा है, मतलब एज इफ आप इवेल्युएटर के साथ एक कैजुअल टॉकिंग या चैटिंग कर रहे हैं, या तो आप प्रॉपरली भाई अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये होनी, एंड वी ऑल्सो नो दैट, एंड वी नो दैट दिस हैपेंस, तो वो तो आप जैसे कि स्पीच देने गए हैं या इनफॉर्मल चैट करने गए हैं, नहीं, वहां पर एक कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज ग्रेजुएट के रूप में आपको जवाब लिखना है, तो ये सब एंड वी नो दैट एंड ये सब मत करो उधर। फिर ये जवाब में उसने ये लिखा कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है इसका हनीमून पीरियड इज ओवर और अभी इसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो पहली बात, दिस हनीमून पीरियड इज ओवर, ये सब प्रॉपर टर्म्स नहीं है। अब जवाब लिख रहे हो कि आईबीसी कोड में शुरुआत में ठीक चल रहा था, अभी ठीक काम नहीं हो रहा है, और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसकी बात, हनीमून पीरियड वो मतलब ये तो मतलब हाँ ठीक है, तो कोई भी रिलेशन के अंदर बाद में उनके प्यार मोहब्बत कम हो जाती, इधर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि हर एक केस के अंदर कोई ना कोई ऊपर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और वो लीगल उसका इंटरप्रिटेशन को चैलेंज करता है, उसके चलते केस पेंडेंसी बढ़े, तो गो फॉर द प्रॉपर थिंग्स। करेंसी एक्सचेंज में जब आप बात करते हैं तो रुपया क्या होता है, वीक होता है। अगर आप कहें डिक्लाइनिंग रूपी, तो फिर आप प्रॉपर लिखो कि डिक्लाइनिंग वैल्यू ऑफ रूपी, ये क्या, डिक्लाइनिंग रूपी इन रिलेशन टू डॉलर, तो यूज द प्रॉपर टर्म्स। फिर देखो लैक ऑफ इनकम, एग्जाम्पल एवरेज फार्मर इनकम इज 10,000, और ये भी गलत है, 10,500 नहीं 10,000, खैर लैक ऑफ इनकम आपने लिखा, इसका मतलब क्या, 0 रुपया कमा रहा है, फिर आप बोले नहीं नहीं उसको तो 10,000 कमा रहा है, तो फिर आप दैट टर्म इज नॉट प्रॉपर लैक ऑफ इनकम, बेटर टू राइट इनसफिशिएंट इनकम या लो इनकम, ऐसा लिखो, लैक ऑफ इनकम मत लिखो। तो फिर
However, certain remedies can be accepted. Certain remedies can be accepted या certain remedies can be implemented, कि ये उपायों को लागू करना चाहिए या कि ये उपायों को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं आप कोई बड़े मिर्जा हो गए, बड़े नवाब हो गए कि प्रॉपर टर्म के फॉलोइंग सजेशंस मे बी इम्प्लीमेंटेड, कैन बी एक्सेप्टेड, ये तो कैसे टर्म हुई। डिसअलाउिंग रिटेल इन्वेस्टर्स, डिसअलाउिंग होता है या फॉरबिडिंग या बैनिंग होता है, तो प्रॉपर इंग्लिश आप यूज करो। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर गड़बड़ क्या कि पहले मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप खुद से ये इसका कंक्लूजन पढ़ो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लिखा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ नोवेल एडवांस स्टेप एंड नीडेड टू बी प्रेशर परस्यूड। द बैरियर्स इन द वे नीड टू बी रेक्टिफाइड फॉर। तो ये तो कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन हुआ नहीं, तो जीनेरिक है। इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं सीए का कंक्लूजन, तो भी यही बात आप कर सकते थे, या कुछ और जो भी, कि ये इनकम टैक्स का कानून बदल के डायरेक्ट टैक्स कोड कुछ लाने की बात है, या ई व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल, या कुछ भी नया वीडियो गेम लाते हैं, आईफोन 16 लाते हैं। तो ये तो कोई ढंग का कंक्लूजन, कंक्लूजन में जो बॉडी है उसकी समरी आप बनाए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने से जो भी ब्लैक मनी से लड़ सकते हैं, काउंटरफेट करेंसी से लड़ सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इम्पैक्ट बना सकते हैं, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट को मदद होगी, ये सब कॉन्क्रीट बातें कहो, ये तो हवाबाजी है। ऐसा एक और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जिससे बिटकॉइन वगैरह काम करता है, इसका भी कंक्लूजन आई गिव यू 30 सेकंड्स, आप पढ़ो इसने क्या कंक्लूजन किया है। इट कैन एक्ट एज बोथ नोबेल और डिजास्ट्रस, नियर इज नीड टू हैव प्रॉपर रूल्स बिफोर यूटिलाइजिंग इट। तो मतलब ये तो इसकी जगह मैं कुछ और लिखूं कि 6G है, या जो भी नया जात का कोई जेम्स बॉन्ड का वेपन है। एक तो इट मत करो, व्हेन यू कंक्लूड देन यूज द टर्म इट कैन डू दिस दैट। नहीं, इट मतलब क्या, ब्लॉकचेन की बात करो, एक तो पूरा लिखो, लास्ट सेंटेंस जब आप लिख रहे हो। ये नोबेल और ये नोबल, ये दोनों में अंतर है। एक आदमी का नाम हो सकता है, एक दूसरा वो चीज होती है, एडजेक्टिव या जो भी। द नीड इज टू हैव, नहीं, नीड ऑफ द आवर। इसका तो सॉल्यूशन ये है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, प्रॉपर इंग्लिश पढ़ो, तो प्रॉपर इंग्लिश लिखोगे। आप जैसा खाओगे ऐसी आपकी बॉडी बनेगी। आप फास्ट फूड खाओगे तो आपकी बॉडी बेकार बनेगी, आप हेल्दी खाना खाओगे तो हेल्दी बनेगी। ये भी देखो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मतलब बैड लोन से लड़ने का जो काम, इसका कंक्लूजन आप पढ़ो। आई गिव यू 30 सेकंड्स। Thus much work is done, some work is left, hence a proper committee analysis is required to strengthen it। मतलब ये किसका जवाब है, आईबीसी कोड का जवाब है, पुष्पा 2 मूवी का थोड़ा शूटिंग बाकी उसका जवाब है। तो इट मत करो, प्रॉपर लिखो आईबीसी कोड, और इसके अंदर भी जवाब के साथ जुड़े कि कीवर्ड लिखो भाई, कि फॉर एग्जांपल की केस पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट सॉल्व नहीं हो रहा है, और इसके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ कमिटी से इस कानून में और सुधार करने की जरूरत है। प्रॉपर टर्म्स तो यूज करो। ये तो एकदम जीनेरिक बात हो गई, मतलब एज इफ कि उसने छोड़ ही दिया है कि मुझे अब, जैसे वो भारत का वर्ल्ड कप जो वनडे मैच हुआ था अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके अंदर की फील्डिंग करना ही छोड़ दिया है। एज इफ कम से कम प्रिटेंड तो करो कि मैं दिमाग लगा के कुछ कर रहा हूं। इकोनॉमी का कंक्लूड करो, इकोनॉमी के कुछ टर्म्स ऐसे ही चेप दो इसके अंदर। ये इकोनॉमी का कंक्लूजन है, पॉलिटी का कंक्लूजन है, इधर में लिख दूं सीए का कंक्लूजन है, तो भी ये ऐसे ही चलता। दैट इज नॉट हेल्पिंग यू। फिर ये जो क्वेश्चन ग्लोबल कोऑपरेशन अगेंस्ट ब्लैक मनी, तो उसमें सब आप ये सब क्या बात करें, एफएटीएफ की बात होगी, और जो भी ओईसीडी की बात होगी, ब्लैक वगैरह। कंक्लूजन में भाई ने क्या लिखा है, न्यू टैक्स रिजिम इज वन मेजर स्टेप बाय बजट एंड द आईसीटी कैन इंक्रीज इट। इसका इंटरनेशनल ब्लैक मनी से क्या लेन देना है, न्यू टैक्स रिजिम में ऐसी क्या चीज है जिससे ब्लैक मनी कम हो। इसमें तो ऐसा एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करो तो उसका प्लस माइनस मिलता नहीं है, तो कोई लिंक ही नहीं है। फिर कुछ लोग मैं देख रहा हूं, हर एक जवाब में जबरदस्ती एक ही चीज पूछते हैं कि 2047 में हमको डेवलप कंट्री बनना है। हर एक जवाब में नहीं, एक पूरा पेपर है 20 क्वेश्चन है, एक जवाब में यूज कर, हर जवाब में जबरदस्ती यही घुसेड़ना है आपको। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर्ड सेंट्रल बैंक
इज नीडेड इफ वी विश टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। मतलब ये आप समझिए क्या बोला है। आरबीआई का प्रश्न था, आरबीआई ने काम अच्छा बुरा किया कि नहीं, ऐसा कोई प्रश्न था कि आरबीआई के क्या फंक्शन है, और ये कंक्लूजन क्या रहा है, अच्छा कि एक स्ट्रॉन्ग बैंक होना चाहिए तभी डेवलप कंट्री बनता है। तो ये तो इसका प्रॉपर आरबीआई का जो कीवर्ड्स होने चाहिए कि भाई आरबीआई हैज डन अप्रिशिएबल जॉब फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। कुछ ये बात करो, हवा में क्या हर जगह डेवलप कंट्री क्या आप लेके आते। अब ये पढ़ो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आप जानते हैं रेपो वगैरह, और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो उसने काम ठीक से किया कि नहीं, ऐसा प्रश्न था। और इसने कंक्लूजन लिखा है, आई गिव यू 30 सेकंड्स, आप कंक्लूजन पढ़ो इसका। मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का कंक्लूजन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई उसको जो भी लीगल मैंडेट है 2 से 6% महंगाई काबू में करो, बट इट इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स एंड जो भी अनसीजनल रेन्स वगैरह, ये कुछ बात होगी। बट इट हैज टू बी कंट्रोल, या इट शुड बी कंट्रोल, क्योंकि बहुत लोग गरीब हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, अफोर्डेबल फूड होना चाहिए, ये कुछ बात। ये क्या इसने बनाया है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, विद दिस माइंड आरबीआई नीड टू अपडेट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब इसको बदल के मैं ये लिख दूं, अच्छा इसी माइंडसेट से देवगन ने मूवी बनानी चाहिए ताकि ये औरों में कहाँ दम था, ऐसा फ्लॉप मूवी नहीं बने। तो ये तो कोई कंक्लूजन थोड़ी हुआ। कुछ आप कीवर्ड्स तो डालो कि लगे कि इकोनॉमी का जवाब है आपका, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात करो, ह्यूमन डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ, तो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। एक बात था, इसने डंका, मतलब सी पेपर अगर चेक हुए, मान ली बैच के अंदर तो बहुत बच्चे होते हैं, पर असल में पेपर लिखने वाले 40-50 ही होते हैं, क्योंकि आप जानते सब लोग सीरियस नहीं होते एग्जाम के बारे में, वो सब फी दे के फिर चले जाते हैं। तो असल में जो पेपर चेक हुए समझो हाथ में जो है 40 के आसपास। मैंने उसमें से जो गलतियां थी वो आपको दिखाई, बिकॉज हमें गलतियों से सीखना है। जिसने अच्छे अच्छे जवाब लिखे वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि उससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, वो तो बेस्ट लिखा ही है उसने। हावेवर टू शो दैट हाँ सीरियस स्टूडेंट भी होते हैं, अच्छे जवाब भी लिखते हैं। ये वाला जवाब देखो, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कंक्लूजन इसने किया जो अच्छा है। आई गिव यू 30 सेकंड, आप ये अच्छा वाला कंक्लूजन पढ़ो कि लोग अच्छा भी लिखते हैं, हर एक आदमी ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर रहा है। Thus, globalization is a double-edged sword. It would depend on how nimble-footed Indian policymakers are to ensure that it is utilized in a way so it becomes a catalyst and India's goal of achieving sustainable development goals by 2030 बराबर है। इससे बेस्ट लिख नहीं सकते। आपको चैट जीपीटी किताब से कॉपी करते देन यू कैन राइट बेटर थिंग्स, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, हाँ ये उस हिसाब से ही हैज डन वेल। तो ये अपनी कोशिश होनी चाहिए। और ऐसे सब रेडीमेड कंक्लूजन मैंने हैंडआउट में दिए ही होते हैं, आपका काम है उसको बस एटलीस्ट रट के जाओ और लिखो। अब कुछ और भी बातें जो मैं आपको बताना चाहूँ, क्या क्या और गड़बड़ के देखिए। एक तो आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ही आपकी इंग्लिश ठीक होगी, वोकेबलरी सही होगी। आप हर जगह ये गड़बड़ टाइप के और जीनेरिक टाइप के कंक्लूजन नहीं लिखेंगे। जैसे आज ये जो बांग्लादेश में धमाल चल रही है, इस पे इंडियन एक्सप्रेस में बेहतरीन कॉलम आए। ये पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें से सिर्फ आप 3 सेंटेंस जो पढ़ने लायक हैं वो मैंने इधर लिखे। मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, आप इसको सुकून से पढ़ो। अबाउट द बांग्लादेश क्राइसिस का व्हाट वे फॉरवर्ड। जो फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या बोला है कि अभी जो धमाल हुई और उसके बाद भारत के उधर जितने भी फैक्ट्री या प्रोजेक्ट या कुछ रेलवे होंगे बांग्लादेश के अंदर, तो पाकिस्तान चाइना क्या बोलेंगे, ये तो भारत सरकार हसीना के फेवर में और ये सब चल रहा है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। तो भारत ने क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप देखते रहो। द लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि बांग्लादेश जाएगा किधर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आना तो पड़ेगा ही इधर, तो फिर अल्टीमेटली जो भी सरकार नहीं बनेगी तो कुछ तो करेंगे ही ना। 100% कट्टर दुश्मन तो वो बन नहीं सकते। तीसरा कि ये जो ऑनगोइंग पॉलिटिकल चेंज है वो भारत के खिलाफ है, ऐसा आप बहुत बोलना चालू करें, देन इट क्रिएट्स नेगेटिव परसेप्शन। तो सामने उनकी जो सरकार है और उधर जो सेंटीमेंट है और जो साथ में मिलके चलना चाहिए, इट में क्रिएट सम प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। तो यूट्यूब पे आप जानते हैं ये सब क्या, वो पेज व्यू के हिसाब से एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का सब नैरेटिव चाहिए। जो आपको जवाब में लिखना है उसमें प्रॉपर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखनी चाहिए। तो कभी आएगी, व्हेन यू रीड द कॉलम्स। समरी और पीडीएफ फाइल और बुलेट पॉइंट्स पढ़ोगे, उसके अंदर आपको फिर बुलेट पॉइंट जैसे ही जवाब बनेंगे ये। अभी बैडमिंटन, मतलब कुल मिलाकर ऐसा हुआ है कि भारत को अभी ओलंपिक में मुश्किल से 3 या 4 मेडल ही मिल पाए हैं। बैडमिंटन के अंदर भी लक्ष्य सेन नाम के खिलाड़ी का मेडल नहीं आया, तो उसके जो मेंटर हैं प्रकाश पादुकोण, उसने बेहतरीन कॉलम उसकी आई।
उन्होंने ये कहा कि ये जितने ओलंपिक गए एथलीट हैं इनको करीब 72 करोड़ का सरकार ने खर्चा किया, पिछले 3 साल से इनकी ट्रेनिंग हो रही है, और फिर भी अगर मेडल नहीं ला रहे तो सरकार ने सख्ती से पूछना चाहिए कि भाई तुम क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो। एंड इफ यू थिंक इन कंटिन्यूएशन, तो आप भी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पैसा देकर या टाइम पे आपको खाना मिल रहा है, सब जो भी सुविधाएं हैं। तो यू शुड ऑल्सो आस्क योर सेल्फ कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो मुझे टॉपर बनाने वाली है कि नहीं, मुझे ओलंपिक का मेडल दिलाए ऐसी तैयारी है कि नहीं। दैट इज रिक्वायर्ड। न्यूज़पेपर आप पढ़ो तभी आपकी स्किल बेहतर होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बार निबंध पूछा, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, मतलब गणित है उसी से सारे तर्क चलते हैं कि ज्योग्राफी में लॉजिट्यूड लैटिट्यूड, इकोनॉमी में जीएसटी, हिस्ट्री के अंदर कार्बन डेटिंग, हर एक जगह मैथ्स है। यू विल से एक्सेप्टेड बाय मैथ्स ही मैथ्स है दुनिया में। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। आप जानते हैं नीट का स्कोर उसकी धमाल चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लार्ज स्केल धांधली हुई है तो फिर हम नीट एग्जाम कैंसिल करेंगे। तो अब साबित करना था कि लार्ज स्केल धांधली नहीं हुई है। तो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर लेके आते हैं कि देखो मैंने एक बेल शेप कर्व बना दिया, मतलब जितने भी कैंडिडेट होंगे 20 लाख मान लो, सबके स्कोर प्लॉट किए तो ग्राफ ऐसा बन गया बेल शेप कर्व, कि कुछ लोगों का 0 स्कोर होगा, कुछ का 50 होगा, कुछ का 700 होगा। तो जब भी बेल शेप कर्व आए तो इसका मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब कि लार्ज स्केल धांधली नहीं हुई है, कुछ लोगों ने चोरी की, 50 लोगों ने। तो ऐसा आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बोले। पर उसी को दिल्ली के प्रोफेसर काउंटर कर रहे हैं कि भाई तुमने इसमें गड़बड़ की है, बेल शेप तुम्हारा ठीक नहीं है, नॉर्मल का ने तुमने लॉगेरिथमिक डेटा करके इसको जबरदस्ती जस्टिफाई किया, वरना 30 से 40 हजार स्टूडेंट के स्कोर बैठते नहीं, इतनी बड़ी धांधली। एनीवेज वी आर नॉट गोइंग इनटू एक्चुअल केस। मेरा मुद्दा यह है कि मैथमेटिक्स कैन नॉट ऑलवेज बी द म्यूजिक ऑफ रीजन, क्योंकि यहाँ पर तो इनका रीजन अलग चल रहा है ना, मद्रास का प्रोफेसर कहता है अलग बात, दिल्ली का प्रोफेसर कहता है अलग। सो स्टैटिस्टिक इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द इंटरप्रिटेशन कि आप उसके कौन से फॉर्मूला को किस चीज को जस्टिफाई करने में यूज करते हैं। अब ऐसी समझ कहाँ से है जवाब लिखने के लिए, वो डे वन से नहीं आएगी। वो तो आप आंसर राइटिंग वगैरह कब करनी चाहिए, पहले आप पढ़ लो टॉपिक, न्यूज़पेपर 6-8 महीने पढ़ो, देन इट हेल्प्स। कुछ और मुद्दे, एक तो लिखो तो मेहरबानी करो इवेल्युएटर को कि वो पढ़ सके ये क्या लिखा है। मतलब ये ऊपर लिखा है, इसको मैं टाइप अगर करूं DFSH, ओके, बिल, POR, फिर S है, ओके चलिए S है। अब ये B है या E है, और ये Z है या 2 है। असल में वो लिख ऐसा रहा है कि देश बिल फॉर SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा स्पेशल एरिया जहां पर भारत सरकार के टैक्स नहीं लगते, उसको और बेहतर करने के लिए देश बिल नाम का एक नया कानून बनने वाला है। अब ये एक्सपोर्ट कैसे इंप्रूव करे उसके जवाब में उसने लिखा है, पर एक तो भाई तुमने लिखा क्या है मुझे डिकोड नहीं हो रहा है, और डिकोड में कर भी लूं तो इससे मतलब हाउ विल दिस हेल्प इन बूस्टिंग एक्सपोर्ट, इसकी भी तो 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी ना आपको, तो ही तो मार्क मिले, वरना कैसे मिले। G20 समिट का सिंपल सा जवाब लिखना था, वो भी नहीं लिखा। ये मतलब 150 शब्द तो 2 पेज तो होना चाहिए आगे पीछे, या 1.5 पेज होना चाहिए, नहीं लिखा। और इसका क्या कारण, क्योंकि बाकी जवाबों में लंबे लंबे जवाब करने में और फालतू के माइंड में बनाने में टाइम वेस्ट किया था। ऐसा इकोनॉमिक डीकपलिंग 250 वर्ड्स का प्रश्न था, ये मुश्किल से एक, और ये मतलब ये तो 150 वर्ड भी नहीं हुआ है। सो दिस इज नॉट हेल्पिंग। ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर टैक्स इवेजन, 2 मुद्दे 3 मुद्दे लिखे और फिर सब खा लिए, तो कहां से मार्क मिले। अब ये भाई ने पता नहीं ये फ्री बाई के लिए एक पैराग्राफ लिखा, अब इसको मैं कैसे पढूं। कुछ तो आप मेक इट इजी फॉर द एग्जामिनर, इंट्रोडक्शन है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, कुछ तो लिखो। अब ये लेट मी जूम इन, इसको आपको खुद पढ़ना हो, आप क्या करोगे, इसमें क्या लिखा है सब। तो मेहरबानी करो इवेल्युएटर पे, मेक इट इजी फॉर हिम टू रीड इट। अब ये, और इसने जवाब में ऐसा है कि एक जवाब खत्म हो गया दूसरा जवाब चालू हो रहा है, तो कम से कम यहाँ पर एक लाइन तो बना देते, वो भी नहीं किया है। ऑफकोर्स रियल एग्जाम में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ प्रिंटेड क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है, तो क्वेश्चन लिखा होता है, उसी के नीचे ब्लैंक स्पेस में जवाब लिखना होता है। सिलेबस ढंग से खत्म करो प्रीलिम और मेंस का, सेक्शनल MCQ पहले खत्म, ताकि CRR क्या है, SLR डेफिनेशन है, कंसेप्ट तो याद रहे, रेपो क्या है कंसेप्ट तो याद रहना चाहिए। 6-8 महीने न्यूज कॉलम पढ़ो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बाकी सब के अंदर इतना मजा नहीं है जिस लेवल की, मतलब इफ यू वांट टू राइट द आंसर इन इंग्लिश देन डू दैट। इवन हिंदी गुजराती में भी लिखना है तो कम से कम अखबार ऐसे पढ़ेंगे तो अच्छे मुद्दे हाथ में आएंगे, वरना बहुत सारी तो ऐसी चीजें कि वो हिंदी गुजराती अखबारों में आती ही नहीं है।
दैट विल नॉट हेल्प यू। मतलब एथिक्स का या कोई अच्छा निबंध लिखना है, उसके लिए जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पता ही नहीं चली। एनसीईआरटी क्लास 11-12 की पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, क्लास 10 की वर्ल्ड हिस्ट्री बुक, ये सब भी आप पढ़ो और आपके आइडियाज डेवलप होंगे। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दे दे के आप जवाब को भर सकते हैं। मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी के 10 उपयोग बताऊं और कब आंसर राइटिंग का, तो उससे आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप नहीं हो रही है आपकी। असल आंसर राइटिंग में गड़बड़ी जो होती है मैंने अभी आपको बताई। बस तो मित्रों ये कुल मिला के 5-6 बड़ी गलतियां थी। आप भी अच्छे से पढ़ाई करें, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें ताकि इनसे बच सके। बाकी मैंने आपको बताया मीन्स 2025 के लिए हमारे मॉड्यूलर कोर्सेज भी अवेलेबल है 1999 में, और सब कुछ एक साथ पढ़ना है तो थाली में वो 5999 में भी अवेलेबल है, डिस्काउंट कोड muna.org। और 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम मेंस जीएस सेट आंसर राइटिंग सब कुछ 19,999 में अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.